हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज से जो अपन बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करें, पहला चैप्टर करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 11th क्लास तो अपना लिविंग वर्ड से स्टार्ट है और 12th क्लास अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से स्टार्ट है। तो सेल पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है। कि जैसे हम लोग मान लो अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक, तो फिजिक्स का बेसिक चैप्टर में फिजिक्स करने से पहले आपको वेक्टर आना इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक मैथ्स आना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कुछ चैप्टर्स फिजिक्स का बेस बनाते हैं, उसी तरीके से बायोलॉजी में आपका सेल चैप्टर बेसिक चैप्टर है। आप सेल पढ़ोगे, उसके बाद सेल डिवीजन अपन पढ़ेंगे। तो ऐसा करेंगे कि जो मैंने प्लान बनाया है, अगर आपको कुछ फर्दर चेंज चाहिए तो आप मुझे बता देना कि दीदी पहले ये वाला चैप्टर पहले कराओ, पहले ये वाला चैप्टर। अदरवाइज पहले हम लोग इधर सेल करेंगे, सेल के बाद सेल डिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ जूलॉजी और बॉटनी दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आपको जूलॉजी बॉटनी में कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिए, सेल पहले करेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन करेंगे, ठीक है। सेल टोटल आपका 4-5 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ एकदम एनसीईआरटी को भी नहीं कवर करेंगे, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लगता है कि हाँ ठीक है आ सकता है, वो सारी चीजें अपन इसमें करेंगे। और एक और बात, ये मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखा है, हर एक चीज इसमें मेंशन्ड है जो भी एनसीईआरटी से है या फिर जो भी एनसीईआरटी के बाहर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा गया है या फिर जहां से पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, यहीं से हम पढ़ाएंगे। और अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, मैंने ही बनाया है, हर क्लास से पहले मैं लेकर के आऊंगी, यहीं से पढ़ाया जाएगा, यहीं से आपको पढ़ना है। अगर आपको खुद से नोट्स बनाना है तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी बना सकते हो, ये हम प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ ठीक है, आप इसको ले लो, क्योंकि मैंने खुद ने बनाया। जैसे आज मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, यहाँ ठीक है, सेल का आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में जितनी भी चीजें हैं, जितनी एनसीईआरटी हैं, जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें कवर कर लेंगे। बाकी मान लो क्वेश्चन करते टाइम कोई भी ऐसा टॉपिक रहा जो कि छूट गया है बाय मिस्टेक, गलती से भी अगर छूट गया है, वो सब हम लोग यहीं कहीं ना कहीं ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स चाहिए। अदरवाइज अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आता है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट था, ये वाला टॉपिक, ये वाला मुझे नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है। सेल से स्टार्ट करते हैं कि सेल एक्चुअली होता क्या है। तो बायोलॉजी में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो देखो, अपन हम लोग कौन कौन सी चीजें देखते हैं, हम लोग अपने आसपास, आप जहां पे भी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मुझे देख रहे होगे, आप खुद को देख रहे होगे, और आप अपने मोबाइल के अंदर आप मुझे देख, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, कोई भी चीज ऐसी होगी जिसके अंदर आप मुझे देख रहे होगे, आपका फोन होगा, आपका पेन होगा, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि अपन लिविंग है, और जो भी आपके पास लैपटॉप है, आपका फोन है, आपका पेन है, आपका पेंसिल, आपका नोटबुक है, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, एक नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग के अंदर अपना पेन आ गया, ठीक है, पेन आ गया, पेंसिल आ गया, कॉपी आ गया, ये सब अपन बोल दिए ये नॉन लिविंग है। बट वहीं पे अगर ह्यूमंस की बात की जाए, हम लोगों ने क्या बोला, हम, आप, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब लिविंग है, ठीक है। सिंपल सी चीज हम लोगों ने बोल दिया, ये सब लिविंग है ना। अब हमें कैसे पता चला कि कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है? कैसे पता चला कि अपन लिविंग है और कैसे पता चला कि जो अपना फोन है वो अपना नॉन लिविंग है? सिंपल सी चीज है कि जहां जहां आपको लगेगा कि सेल प्रेजेंट है, जहां जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग होगा। जहां पे आपको लगेगा कि सेल है ही नहीं, वो नॉन लिविंग है। जैसे अपन का फोन है, वहां पे कोई सेल नहीं होता है, हम है, हमारे अंदर बिलियन ऑफ सेल्स हैं, हम लोग बिलियन ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं। तो अपन को बोला जाता है कि हम लोग ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हो गया, आपका ह्यूमंस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्लांट्स हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं जो कि लिविंग आपको लग रहे हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म आपके कैसे हैं, सबके अंदर आपका सेल प्रेजेंट है। जो सेल है वही आपका स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, वही आपका स्ट्रक्चर बनाता है आपके बॉडी का। अपन का बॉडी बिलियन ऑफ सेल से मिलकर के बना है। अब बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना है, मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि अगर हमारा बॉडी बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना है, मतलब स्ट्रक्चर कौन बनाया, स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? स्ट्रक्चर तो सेल ही तो बना रहा है अपने बॉडी का। अब जब वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी अपनी बॉडी करती है, हर एक चीज में आपका सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेल। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कोई भी चीज अगर एक्टिविटी आपकी बॉडी में चल रही है, सब आपका कौन करा रहा है? आपका सेल करवा रहा है, ठीक है। अब सेल के अंदर ही तो कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो भी आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, आप गोल्जी बॉडी पढ़ोगे, कोई सा भी आप ऑर्गेनेल पढ़ोगे कि हाँ ठीक है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है, ये पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करा रहा है, वो सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? सब कुछ आपके सेल के अंदर ही प्रेजेंट है ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर कौन बनाया? स्ट्रक्चर बनाया आपका सेल। फंक्शन कौन करा रहा है? फंक्शन भी करा रहा है आपका सेल।
तो सिंपल सा मोटा मोटा अपने को क्या समझ में आया, मोटा मोटा अपने को ये समझ में आया है कि जो अपना सेल है, सेल क्या है, एक मिनट रुकिएगा, सेल क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है, सेल अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया है, एक मिनट। देखो जो चीजें ना समझ में आए ना वो सब बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैंने पहले ही बता दिया, आपका बैक्टीरिया हो, ठीक है, आपका फंगाई हो, आपका प्लांटी हो, कोई भी आप अपने पास ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म आपका सेल से मिलकर बना होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म आपका सेल से मिलकर बना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ होंगे जो एक सेल से मिलकर बने होंगे, कुछ होंगे जो एक से ज्यादा सेल के मिलके बने होंगे। तो यही जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर के बना होता है, नाम से क्या आ रहा है, एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, इसका क्या मतलब आ गया सीधा सीधा कि मतलब ये होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आ गया। और जो भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, नाम से क्या समझ में आया कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, मतलब कि ये है अपना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना है। मल्टी सेलुलर कौन है, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि दीदी ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, ये सब हमें पता होती हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो भी आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, जो भी आपके बेसिक चैप्टर्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आपका पूरा सब्जेक्ट उस चैप्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपन का ऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आईयूपीएसी में आप सीखते हो कि सिंगल बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, कहाँ का क्या हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, किसको कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एसिड है, हर एक चीज आपको पता कैसे चला कि एसिड है। चलो ठीक है, आपने कहीं पे देख लिया COH है, ठीक है, आप समझ गए कि हाँ ठीक है ये तो एसिड है, ठीक है, आपने कहीं CHO देख लिया, हम समझ गए कि हाँ ठीक है एल्डिहाइड है। बट सिर्फ हर जगह आपको COH या फिर CHO देखने को नहीं मिलता पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है, अलग फॉर्म में मिलेगा, बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। तो बेसिक क्या है, तो बेसिक चीजें पता होना जरूरी है। आप कभी भी आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो सीधे आप स्टार्टिंग से लेकर के, आप में कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स तो है नहीं, है ना, कि आप क्रिश हो कि आप यहां से पैर रखोगे फिर आप तुरंत छत पे पहुंच जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर अपन को दूसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो जब ये अपन पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो बायोलॉजी में जो पहली सीढ़ी है उसका नाम है सेल और सेल डिवीजन, ठीक है। जो सेकेंड सीढ़ी आएगी उसके बाद फर्दर के चैप्टर्स आते चले जाएंगे। अब अगर यहीं पे आपको जेनेटिक्स, मैंने ये भी सोचा था कि चलो जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स मतलब एक बहुत बड़ा चैप्टर, मेरा दिमाग में क्या था, मैंने क्या सोचा था कि जेनेटिक्स अच्छा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अच्छा वेटेज होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। बट जेनेटिक्स से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना मतलब कि आपको नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है, आपको नहीं समझ में आएगा। आज आपको लग रहा है कि सेल बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इसी सेल से क्वेश्चंस आते हैं और जो कि आप लोग गलत करके आते हो। इस बार भी पेपर में आया था, जो कि आप लोगों को लगा कि अरे ये तो सिलेबस में ही नहीं है, गलत करके आए, ज्यादातर बच्चे सब गलत करके आए हैं, ठीक है। और उसी तरीके से फिजिक्स की बात करोगे, फिजिक्स में सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका वेक्टर क्लियर होना चाहिए। वेक्टर आपका 11th में भी यूज है, वेक्टर आपका इलेक्ट्रो में भी यूज है, मैग्नेट में भी यूज है, हर जगह आपका वेक्टर यूज है। सेम अगर आप बात करोगे इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, बिना पीरियोडिक टेबल के, बिना केमिकल बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक पढ़ी ही नहीं जा सकती, वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है। फिर भी इसमें सेल नहीं पढ़ोगे तो ही चैप्टर्स पढ़ सकते, बट केमिस्ट्री की अगर बात करो तो बिना इनऑर्गेनिक पढ़े आप नहीं पढ़ सकते। ऑर्गेनिक में आपका IUPAC क्लियर होना चाहिए और फिजिकल में आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, जो भी बेसिक बेसिक से चैप्टर्स हैं अपन को वो क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से, उसीलिए मैं आपको सेल पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आसान है, इट्स ओके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर किसी को समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्लियर है, सिंगल सेल से मिलकर बना है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है। क्यों पढ़ाया जा रहा है बार बार, क्योंकि कोई तो रीजन होगा कि अगर आप वापस से ड्रॉप ले रहे हो, कोई तो रीजन होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ तो छूटा होगा, तो यही छूटा है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, अरे मुझे वाला चैप्टर आता है, अरे मुझे वाला टॉपिक आता है। भाई साहब आता है, अगर इतना अच्छे से आता होता तो आप सेलेक्ट होकर कॉलेज में पहुंच चुके होते। चीजों को एक्सेप्ट करो कि कमी थी इसलिए नहीं हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। तो देखो सिंगल सेल से मिलकर बना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक से ज्यादा सेल है तो मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल होता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। और थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए पेज,
और अगर वहीं पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो मल्टी सेलर में आपका हम आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंगस आ जाएगा, ये सारी चीजें आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हो। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिंदगी में पढ़े होंगे तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो जो मोनेरा है, मोनेरा में इकलौता लिखा है जिसमें यूनिसेलुलर लिखा है, बाकी चार के चार जो चारों किंगडम से सब में आपका मल्टीसेलर लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मल्टीसेलर नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है लिखा हुआ है आगे चल के। तो इसलिए जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ आप मेंशन करोगे किसको, बैक्टीरिया को मेंशन करोगे, करेक्ट। बाकी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में आपका फंगस आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी फंगस में आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का, और उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो अपने सारे फंक्शंस कैसे कर रहा है, क्योंकि सिंगल सेल है और हम लोगों ने क्या देखा कि अपन के अंदर बिलियन ऑफ सेल्स हैं जो कि अपन का पूरा बॉडी का सारा फंक्शंस करा रहे हैं। तो मतलब सारे फंक्शंस होने के लिए बहुत ज्यादा सेल्स होने की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है, ये आपका कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन भी खुद करेगा, ये अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन भी खुद करेगा, ये सेल डिवीजन भी अपना खुद करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर किसी भी काम के लिए डिपेंड नहीं है। कंप्लीटली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका कंप्लीटली कैसा होता है, कंप्लीटली आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी ये अपना खुद कर ले रहा है। मतलब एक तो ये अपना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ जितनी भी जरूरत है इसके जीवन की वो सारी ये अपना खुद ही कर ले रहा है, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। एक तो इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है लाइफ के वो सारे खुद कर ले रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में कि कोई भी चीज अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं, ये वाली लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंसर्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज अगर कंप्लीट सेल नहीं है उसको आप नहीं बोल सकते कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप वायरस के एग्जाम्पल से समझ लो, सिंपल सी चीज है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो वायरस की चीज से समझो कि जैसे मान लो ये अपना वायरस है, ठीक है, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है, वायरस के अंदर अपना ये आपका वायरस है, ठीक है, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं है तो मतलब ये है आपका नॉन लिविंग। तो वायरस आपका होता है नॉन लिविंग, लेकिन जब ये आपके होस्ट के अंदर जाता है तो होस्ट के साइटोप्लाज्म में जाता है तो उसको होस्ट का साइटोप्लाज्म मिलता है, वहां पे अपने सारे फंक्शंस करा लेता है। तो जब वो साइटोप्लाज्म में गया किसके, जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तब अब आपका वायरस नॉन लिविंग ना होकर के अब ये आपका कैसा है, अब वायरस आपका लिविंग है, ठीक है। तो बाहर था जब आपका वायरस अकेला था तब था वो नॉन लिविंग, ठीक है, लेकिन जब वायरस आपके होस्ट की बॉडी में आया तब वो हो गया लिविंग। मतलब वो कंप्लीटली, जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग को हर एक चीज के लिए आप लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, तो मतलब आपका ठीक है, आप हर चीज के लिए आप डिपेंड हो, आप फाइनेंशियल किसी इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से आपको देखा जाए आप अपने फैमिली पे अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो। तो उसी तरीके से ये जो वायरस है ये नॉन लिविंग था, जब ये होस्ट में आया तब ये आपका लिविंग हो गया, तब इसके सारे फंक्शंस एक्टिव हो जाएंगे, ये एक्टिवली परफॉर्म करने लगेगा, जो भी इसको करना है, फैलना है, बीमारी कॉज करनी है, तब जाके ये अपना सारा काम करता है। तो वायरस कैसा है, वायरस कंप्लीट सेल नहीं है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, जब साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो नॉन लिविंग तो है वैसे भी है, और इसको अपने सारे फंक्शंस करने के लिए होस्ट की जरूरत है, मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज अगर पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एक बात नोट्स से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो सेल में सबसे पहले क्या है कि सेल क्या होता है, तो सेल अपने बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारे ऑर्गेनिज्म, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, यूनिसेलुलर देख लो, मल्टीसेलुलर देख लो, हर एक किससे मिलकर के बने होते हैं, हर एक आपके सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने सेल को फर्दर कैटेगराइज किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बोला कि जो सिंगल सेल से मिलकर बना होगा वो है आपका यूनिसेलुलर, और जो कई सारे सेल से मिलकर बना होगा वो होगा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करो तो देखो ये है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, आपका बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वही जब मल्टी सेलर की बात करोगे, ये अपने प्लांट का डायग्राम है, ठीक है, प्लांट है, तो प्लांट में यहाँ पे कई सारी इस तरीके से सेल्स लगी होती हैं, कई सारी सेल्स लगी हैं। तो क्या समझ में आया कि प्लांटी आपका कैसा है, प्लांटी आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है।
एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया, प्लांट्स हो गया, सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स, सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया, और दूसरा जितने भी फंक्शन है उनके लाइफ के, रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और भी जितने फंक्शन है वो सारे खुद ही परफॉर्म करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा ही। कोई भी ऐसी चीज जो कि कंप्लीट सेल नहीं है उसको आप नहीं बोल सकते कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए वायरस के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो जो सबसे पहले सेल देखी गई थी, जो सबसे पहले सेल देखी गई थी उसको देखा था रॉबर्ट हुक ने, बट याद रखिएगा कॉर्क सेल देखा था और वो डेड सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट हुक किससे रिलेटेड है? सेल से। रॉबर्ट ब्राउन किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और फर्स्ट सेल देखी थी आपकी रॉबर्ट हुक ने, कहां पे? कॉर्क सेल में, और वो कैसी थी? डेड। अगर ये डेड है तो मतलब लिविंग सेल भी किसी ने देखा होगा। तो जो लिविंग सेल फर्स्ट पहली बार डिस्कवर की गई तो उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, बहुत सारे डायमीटर, लेंथ, साइज बहुत ज्यादा आने वाला है, तो हर एक चीज याद हो जाती है। इतना बहुत ज्यादा ये मत सोचना क्या वाला है। देखो, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कोशिश करते रहना, ठीक है, कोशिश लगातार करते रहना। तो 3 साइंटिस्ट हैं, बिना देखे एक बार मैं अपना आईपैड कवर कर रही थी। होता है नहीं कि हम लोग कोई भी चीज मेमोराइज करते हैं तो बुक को कवर कर लेते हैं, तो हम वही करने जा रहे थे, फिर मुझे ध्यान आया आप लोग मेरा आईपैड थोड़े देख रहे हो, तो चलो एक बार मेरी तरफ देख के बता दो कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया था। अगर मेंशन किया जाए कि लिविंग, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को मेंशन करना। अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मली लिखा गया है कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, देन आंसर इज रॉबर्ट हुक। और कैसी सेल थी? लिविंग और डेड? सेल इज डेड। और कहां पे? कॉर्क सेल में। और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय कौन था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट। अब बात की जाए सेल थ्योरी की। ठीक है, अब अगर बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? तो 2 साइंटिस्ट का नाम आएगा, मैथियस लीडेन और थियोडर शॉन। ठीक है, थियोडर शॉन। ईयर याद कर लो, 1838, 1839। अब जो मुझे याद है पर्सनली, श्वान संस्कृत का वर्ड है और श्वान मतलब कुत्ता होता है, ठीक है, डॉग। तो वहां से मैंने याद किया, अभी की बात नहीं है, जब मैंने पहली बार जिंदगी में इनका नाम देखा था तब थोड़ा सा समझ में नहीं आता था कौन जूलॉजिस्ट था कौन बॉटनिस्ट था। तो मैंने पर्सनली इस तरीके से याद किया था कि जो शॉन है वो है आपके जूलॉजिस्ट। ठीक है, क्योंकि डॉग के हम लोग किस में स्टडी करेंगे? डॉग आपका एनिमल है, किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में ही तो पढ़ते हैं। बट अगर ये जूलॉजिस्ट आ गया तो मतलब जो सिल्ड्रन बच्चे ये हो गए आपके बॉटनिस्ट। दोनों जर्मनी के थे, यही इस बार के पेपर में एनसीईआरटी में एडिट किया गया है। एक में था जर्मनी, एक में था ब्रिटिश, बट दोनों ही एक जर्मन साइंटिस्ट है। ये जर्मन बॉटनिस्ट है स्लीडन, और ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो जर्मन तो आपको वैसे भी याद रहेगा, सिर्फ ये याद कर लो कि कौन जूलॉजिस्ट है और कौन बॉटनिस्ट है। ईयर याद कर लो, 1838 एंड 1839। अब एक बात बताओ कि नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जो बॉटनिस्ट है इनकी स्टडी होगी किसके ऊपर? ऑब्वियस है, इनकी स्टडी होगी प्लांट्स पे। और जो जूलॉजिस्ट है इनकी स्टडी होगी एनिमल्स के ऊपर। यही तो होगा। सिंपल सी चीज हम लोग यही तो देखते हैं ना कि जो आपका बॉटनिस्ट है, ठीक है, जो आपका बॉटनिस्ट है वो रहेगा आपका जो आपका प्लांट की स्टडी करेगा वो रहेगा आपका बॉटनिस्ट, और जो आपके एनिमल्स की स्टडी करेगा वो रहेगा आपका जूलॉजिस्ट। सिंपल सी चीज है। तो जो सिल्डन्स आपने बताया उन्होंने ये बोला कि कोई भी प्लांट हो वो सेल से मिलकर के बना होता है। कोई भी प्लांट की अगर आप बात करोगे तो सिंपली वो आपका सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। तो देखो ये प्लांट है, ये आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और यही सारे सेल्स आप देखो एक एक का पढ़ोगे तो एक एक तो सिंगल अलग अलग सेल है, बट पूरे सेल की बात करोगे तो सेल ही तो मिलकर के टिश्यू बना रहे थे। तो शिल्डन ने कहा जितने भी प्लांट्स हैं सारे किससे मिलकर बने होते हैं? सारे आपके सेल से मिलकर के बने होते हैं, और यही सारे सेल्स आगे चल करके यही सारे सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? मिलकर के बनाते हैं टिश्यू। सिंपल सी चीज थी। शिल्डन ने क्या बोला? शिल्डन की स्टडी थी, देखो
शिल्डन कौन थे? शिल्डन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ईयर क्या था? 1838। उन्होंने किस पे स्टडी करी? बॉटनिस्ट थे, तो नाम से क्या जाहिर हो रहा है, बॉटनिस्ट है तो प्लांट पे स्टडी करेंगे। प्लांट पे स्टडी किया तो सबसे बेसिक चीज क्या दिमाग में आती है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? वो सारे आपके सेल से मिलकर के बने हैं। सेल्स क्या बनाते हैं? सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इतना काम था आपके शिल्डन का। अब बात आएगी थियोडर शॉन की। थियोडर शॉन का ईयर क्या है? 1839। इनका क्या है? ये जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट है तो किस पे वर्क करेंगे? एनिमल्स पे। क्या इन्होंने सिर्फ एनिमल्स पे ही काम किया था? नहीं, इनका मेनली काम था, सॉरी एक मिनट, इनका जो मेनली काम था, मेन काम था इनका एनिमल के ऊपर, बट इन्होंने एनिमल के साथ साथ आपका प्लांट्स पे भी काम किया था। एनिमल के साथ साथ इनका थोड़ा बहुत काम प्लांट्स के ऊपर भी था। ठीक, एनिमल पे भी किया और प्लांट्स पे भी किया। एनिमल पे क्या किया? एनिमल पे उन्होंने ये बोला कि जो सेल होती है, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। तब उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि एक थिन आउटर लेयर होती है। आज हम लोग जिसको जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ये कौन बताया था? ये बताया था आपके शिल्डन ने। शिल्डन ने क्या बोला कि सेल के बाहर एक पतली सी आउटर लेयर होती है जिसको आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये किसने बताया था? ये बताया था आपके थियोडर शॉन ने। अब बात की जाए कि ये तो बोल दिया इन्होंने एनिमल के बारे में, अब इन्होंने प्लांट्स के बारे में क्या बोला? प्लांट्स के बारे में इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट्स होता है, एक तो सेल होता है, ठीक है, सेल के बाहर एकदम आउटर मोस्ट लेयर पे ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की बाहर आउटर मोस्ट लेयर पे आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि रिजिड होती है। सबसे बाहर सेल वॉल, ये जो मैं CW से बोली ना, वो सेल वॉल है, ठीक है। तो सबसे बाहर सेल में सबसे बाहर जो एकदम आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है आपके सारे प्लांट्स का। तो मोटा मोटा समझ लाओ कि सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी दी आपका शिल्डन ने, शॉन ने। ईयर क्या था? शिल्डन का ईयर था 1838। कौन थे? वो बॉटनिस्ट थे। शॉन क्या थे? शॉन आपके जूलॉजिस्ट थे। ईयर क्या था? 1839। अब जो शिल्डन ने बोला, उन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे प्लांट्स आपके सेल से मिलकर के बने होते हैं, और जो सेल्स हैं वही मिलकर के आपस में टिश्यू बनाते हैं। ये किसने बोला? ये आपके बोला शिल्डन ने। अब शॉन ने क्या बोला? शॉन का काम था एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि जूलॉजिस्ट हैं, बट उन्होंने थोड़ा बहुत काम अपना प्लांट्स के ऊपर भी किया था। उन्होंने क्या बोला? सेल के बाहर, एनिमल्स के लिए उन्होंने बोला कि सेल के बाहर एक पतली आउटर लेयर होती है जिसको आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उस टाइम पे नहीं पता था कि यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट्स क्या है? प्लांट्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है सेल वॉल, और जो सेल वॉल है वो प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता आपकी सेल वॉल। तो ये था शिल्डन का, ये था स्वान का, ठीक है। तो अब समझ जाओ क्या है। शिल्डन ने क्या बोला? शिल्डन बॉटनिस्ट थे, उनका एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने क्या बोला? सारे प्लांट्स सेल से मिलकर के बने होते हैं, और सेल्स आपस में क्या बनाते हैं? आपस में टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सेल्स है, ये सेल आपस में मिलकर के क्या बना दिया? सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बना दिया, ठीक। शॉन ने क्या था? शॉन थे जूलॉजिस्ट। ईयर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये देखो, ठीक है। शॉन क्या थे? शॉन थे आपके जूलॉजिस्ट। इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। शॉन क्या थे आपके? शॉन थे आपके जूलॉजिस्ट। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बोथ, एनिमल्स पे भी किया, प्लांट्स पे भी किया। एनिमल्स में मेनली काम किया, प्लांट्स पे भी बाद में काम कर लिया, बट मेन उनका काम एनिमल्स के ऊपर था। उन्होंने क्या बोला कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, और जिस प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या बोला? जो सेल वॉल होती है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके प्लांट्स का, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ आपके प्लांट्स में पाई जाती है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके बाद शॉन ने हाइपोथेसिस दे दी। ध्यान रखिएगा, शिल्डन और शॉन ने, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, बट शॉन ने जो अपना एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद इन्होंने हाइपोथेसिस दी उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। सिंपल सी बात समझ गए कि एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब आप समझ रहे, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, यही सारी चीजें प्रोडक्ट ऑफ सेल है ना। तो शॉन ने क्या बोला कि कोई भी हो, एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? या तो सेल से मिलकर बनी है या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट आएगा आपका, शिल्डन एंड शॉन ने जो आपकी सेल थ्योरी दी, शिल्डन एंड शॉन ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी को बन दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी आपकी दी शिल्डन एंड शॉन ने। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट शिल्डन का भी आएगा ना। तो जो सेल थ्योरी आई आपकी एग्जैक्ट शिल्डन एंड शॉन के द्वारा, वो ये थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से मिलकर बना है या तो उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है। ड्रॉबैक इनका क्या था? इतना तो हमको समझ में आ गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो वो आपके सेल से मिलकर बनी है या तो आपके सेल के प्रोडक्ट से बनी है। ड्रॉबैक उनका ये आया
कि सेल ही कैसे बना। ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है, इतना समझ में आ गया। सेल कहां से ओरिजिनेट हुआ, सेल कहां से बना, ये उनके पास इस बात का जवाब ही नहीं था कि जो आपकी सेल है वो बन कहां से रही है, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि हाउ टू फॉर्म न्यू सेल्स, न्यू सेल्स किस तरीके से आपकी बनती हैं। ठीक है, किस तरीके से, मैंने गलत बोली कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, किस तरीके से नई सेल्स आपकी बनती हैं, इसका जवाब उनके पास कोई भी नहीं था। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया, फिर फ्रेम में आए नए साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्जो साहब। 1855 ईयर था इनका, 1855 इनका ईयर था। इन्होंने क्या बोला कि नई सेल्स किस तरीके से बनती है, ये कौन बताया, ये बताया आपके रुडोल्फ वर्जो ने। तो यहां से अब नया खेल स्टार्ट हुआ जिसको दिया आपके रुडोल्फ वर्जो ने। रुडोल्फ वर्जो ने ये बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये टर्म याद रखिएगा कि ये जो लाइन लिखी गई ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था रुडोल्फ वर्जो ने। और इसका क्या मतलब होता है कि जो भी नई सेल्स आप आज देख रहे हो वो कभी ना कभी किसी ना किसी अपने पुरानी सेल से मिलके बनी है। मतलब आज एक सेल आप देखते हो, ठीक है, मान लो आज आप एक कोई सेल देखे, इस सेल में डिवीजन हुआ तब 2 सेल बन गई, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा 2 से 4 बन जाएगी, फिर फर्दर डिवीजन होगा तो 4 से 8 बन जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बनती जाएगी। उन्होंने क्या बोला, कोई भी नई सेल बन रही है, वो कैसे बन रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बन रही है, मतलब पुरानी सेल से आ रही है। ये है, ये इससे बनी है, ये सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब बताओ ये सेल कहां से बनी, पहले किसी सेल में डिवीजन होगा तब ये सेल बनी होगी, फिर वो कैसे बनी, उससे पहले किसी सेल में डिवीजन होगा उससे बनी होगी। अब एक बात यहाँ पे आती है, जैसे रुडोल्फ वर्जो ने तो सिंपल बोल दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कोई भी नई सेल्स है वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी है ना, उसमें सेल डिवीजन हुआ तब जाके वो बनी। कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें सेल डिवीजन होता है, नई सेल्स बन जाती है। ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि प्री एग्जिस्टिंग सेल कहां से आई, पहले किसी सेल में डिवीजन होगा वहां से आ गई, फिर आएगा वो कहां से आई, उससे भी पहले वाली में किसी में डिवीजन हुआ होगा तब आई। तो अब ये एक बात क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि अर्थ की पहली सेल कहां से आई, धरती पे जो पहली सेल ओरिजिनेट हुई वो कैसी आई। तो सिंपल सी एक स्टोरी है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है मेरा और आपका, सिंपल सी एक स्टोरी है। वो ये है कि जब अर्थ का एनवायरमेंट बन रहा था उस टाइम पे कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगे। ठीक है, जब अर्थ का एनवायरमेंट बन रहा था उस टाइम पे कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स थे जो कि आपस में जुड़ने लगे। तो उसके बाद नई सेल का फॉर्मेशन हुआ था, नई सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ था। पहली सेल थी उसको किसी ने नहीं बनाया, इन्वायरमेंट ऐसा था जिससे वो पहली सेल खुद ब खुद बन गई थी। और अगर बायोलॉजी में एक टर्म दिया जाता है, अगर कोई भी चीज खुद से ओरिजिनेट हो रही है तो उसको डीनोवो टर्म दिया जाता है। तो जो पहली सेल बनी वो डीनोवो से बन गई थी, मतलब वो खुद ओरिजिनेट हुई थी, उसको किसी ने नहीं बनाया था। तो जब एक सिंगल सेल बन गई, जब एक सेल आपकी बन गई, तो उसके बाद फर्दर उसमें डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ। इस तरीके से अर्थ के ऊपर आज आप देखते हो कि कितने सारे हम लोग हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हम अपन के अंदर, और भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो पहली सेल थी वो ओरिजिनेट हुई थी डीनोवो, मतलब वो खुद ही बन गई थी। अब आप बात करोगे आज क्यों नहीं सेल खुद से बन जाती, तो आज का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल खुद से ओरिजिनेट हो जाए, इसलिए आज ऐसा नहीं होता। आज सेल बनाने का सिंपल सा फंडा है, सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो अब जो नई सेल थ्योरी निकल के आई, क्योंकि जो शील्डन, अब बताओ शील्डन और शॉन ने क्या गलती की थी, उनका ड्रॉबैक क्या था। तो आपके जुबान से निकलना चाहिए कि उनका ड्रॉबैक ये था दीदी कि वो बता ही नहीं पाए थे। उन्होंने सिंपल सी अपनी कहानी बोल दी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो सेल से मिलके बना है या तो उसके प्रोडक्ट से मिलके बना है, वो ये बता ही नहीं पाए कि नई सेल ओरिजिनेट कहां से होती है। तो फिर फ्रेम में आए रुडोल्फ वर्जो, जिन्होंने ये बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कोई भी नई सेल्स है वो कैसे बन रही है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होने के बाद वो बन जा रही है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसमें डिवीजन हुआ तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो अब जो सेल थ्योरी आई वो ये थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेल से मिलकर बना, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना, ये तो उन्होंने ही दे दिया था शील्डन और शॉन ने। रुडोल्फ वर्जो ने ये बोला कोई भी सेल्स है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कोई भी सेल अराइज होती है वो अपने पहले सेल्स की वजह से अराइज होती है। ठीक है, ये था अपना पूरा सेल थ्योरी। इसके बाद अब आएगा, अगर हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करेंगे, तो जब भी अपन को प्लांट्स की स्टडी करनी होती है तो ऑनियन सेल लेते हैं, और अगर एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो ह्यूमन चीक सेल लेते हैं। तो इसको सिंपल समझो कि अगर हम लोग ऑनियन सेल को लेंगे तो उसमें हम लोग को एक चीज देखने को मिलती है कि सबसे अंदर तो सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर एक कवरिंग होती है, वो होती है आपकी सेल वॉल, जो कि मैंने आपको बोला कि सेल वॉल प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है। तो ऑनियन
सेल में आपको क्या देखने को मिला, सेल वॉल देखने को मिल गया। लेकिन जब आप ह्यूमन चीक सेल लेते हो, ह्यूमन चीक सेल लेते हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सबसे पतली आउटर लेयर है वो क्या है, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही तो आपके शील्डर ने बोला था कि जो एनिमल सेल्स होती है, एनिमल सेल्स के बाहर की जो पतली आउटर लेयर होती है उसको कुछ तो बोला जाएगा आगे। उन्होंने सिंपल बोला था कि थिन आउटर लेयर होती है, उसी को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। और उन्होंने क्या बोला था कि जो एनिमल प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। और सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके किसका होता है, प्लांट्स का, करेक्ट। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, प्लांट्स का। अब ह्यूमन चीक सेल ले लिया, समझ लिया बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, अंदर क्या होगा, सेल में अंदर क्या, सेल में अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप लोग इसी तरीके से तो पढ़ोगे, चलो ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे, आप समझ में, यही तो क्रोमोसोम ना जो आप बनाते हो, ये मेरा ये मेरे टाइप का क्रोमोसोम है जो मैं बनाती हूँ, ये आप वाला क्रोमोसोम है जो आप लोग ड्रॉ करते हो। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपके डीएनए लगे होंगे, और यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। यही तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना, कुछ और तो होता नहीं है, यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्या देखा, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए होगा, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है आपके एनसीईआरटी की लाइन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आएगी किस चीज की, अब बात आएगी कि सेल कितने टाइप की होती है। ठीक है, सेल कितने टाइप की आती है, बेसिक सी चीज हम लोग आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक होगा अपना प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, एक होगा अपना प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगा अपना यूकैरियोटिक सेल। ये तो जन्म जन्मांतर से चलता चला रहा है, जब सेल का नाम जिंदगी में सुना रहा होगा, मुझे लगता है उसके पहले यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सुन लिया था। तो प्रो नाम से क्या आ रहा है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोन आप पढ़ोगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, समझ गए। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है सिंपल सा न्यूक्लियस। तो क्या समझ में आया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें वेल डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस होगा। इसीलिए जब आप प्रोकैरियोटिक की सेल देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपकी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खैर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर सर्कल है नहीं, आपका न्यूक्लियोलस है, ये बाहर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता। सिंपल सी चीजें समझ जाइए, इसमें राइटिंग में मेरे बहुत ज्यादा मत चले जाना, लेकिन आपको जो समझने की बात है वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोगों ने हमेशा से क्या देखा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्या, जैसे बाहर अगर मेम्ब्रेन्स हैं तो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अगर मेम्ब्रेन्स नहीं है तो मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपके कहाँ होते हैं, आपके यूकैरियोट्स में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपके यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल सा फीचर है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम पढ़ोगे, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो वैक्यूल पढ़ोगे आप, ईआर पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी पढ़ोगे, तो सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ईआर पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी आप ऑर्गेनेल्स आपने आज तक नाम सुने हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर, एक्सेप्ट टू, पहला है राइबोसोम। राइबोसोम आपका होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, लेकिन ये आपका प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा या आपका यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। राइबोसोम आपका दोनों जगह पाया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। ये बात रही एक, ठीक है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों में पाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और आता है, एक मिनट, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट इरेज कर दे रहे हैं हम। इसके साथ साथ एक और आता है, आप पढ़ोगे सेंट्रियोल, क्या पढ़ोगे, सेंट्रोसोम,
ठीक है। अभी आगे जितने भी ऑर्गेनेल्स है ना, जो कि आपको लग रहा है सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सारी चीजें हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक होता है सेंट्रोसोम जो कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में तो आपका एनिमल आएगा, फंगस आएगा, सब कुछ आएगा, प्लांट्स आ जाएगा, बट यूकैरियोट्स में भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम कैसा है? सेंट्रोसोम होता है आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और सेंट्रोसोम क्या कराता है? सेंट्रोसोम आपका सेल डिवीजन में हेल्प कराता है, ठीक है। सेंट्रोसोम आपका सेल डिवीजन में हेल्प कराता है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, जितनी भी चीजें अपन ऑर्गेनेल्स देखेंगे वो सारे अपन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे और सारे पाए जाएंगे आपके यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो कहानी के हिसाब से तो होना चाहिए था इसे सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ये होता है आपकी यूकैरियोट्स के भी अंदर पाया जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट में भी पाया जा रहा है, यूकैरियोट में भी पाया जा रहा है। सेकंड ऑर्गेनेल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन फिर भी मिल रहा है किसमें? यूकैरियोट्स में भी, और यूकैरियोट में भी किसमें? सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एनिमल्स के अंदर पाया जा रहा है, कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे हम लोगों ने दो बातें इंपॉर्टेंट बातें सुनी, कौन सी? कि जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाया जा रहा है, और वहीं पे जो सेंट्रोसोम है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई। देखो सेल चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी थोड़ा आगे आगे थोड़ा एक्चुअली इसमें लर्निंग का पार्ट याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है, इसलिए देखो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस, करेक्ट। प्रोकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट में होता है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, सारी चीजें न्यूक्लियस सारी चीजें आपकी यूकैरियोट में पाई जाती हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, कहां पाया जाएगा? प्रो में भी पाया जाएगा, यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। अब आगे बात की जाती है कि राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहां कहां होता है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहां कहां होता है। एक तो साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, रफ पीआर में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब अभी आगे पता चल जाएगा कहां कहां होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, रफ ईआर में, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप पढ़ोगे वहां पे देखोगे कि दो टाइप की ईआर होती है, एक रफ एक स्मूथ। रफ पे पाया जाता है कौन? राइबोसोम, इसी वजह से वो रफ होती है। और उसके बाद आता है आपका क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, वहां पे पाया जाता है। ये सब आपको याद हो जाएगा बहुत। देखो पहला क्लास है, सिर्फ सुनो, सुनते जाओ, एक बार पढ़ भी लेना, दैट्स इट। फिर बात आएगी एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करा रहा है? सेल डिवीजन में आपका हेल्प करता है। फिर बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। जैसे ये कोई सेल है, तो इस सेल के अंदर इस तरीके से आपने हमेशा डायग्राम में डॉट 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 बनाया होगा, तो ये डॉट डॉट का क्या नाम लिख देते थे हम लोग? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में होता क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? डॉट 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 बना दिया, तो नाम से क्या समझ में आ गया कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, करेक्ट। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म ही होता है पूरे सेल के अंदर, ज्यादातर तो आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म आपका यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, साइटोप्लाज्म जरूर होगा उसके अंदर। और सबसे ज्यादा जो सेलुलर एक्टिविटी का एरिया होता है, जो सेलुलर एक्टिविटी का एरिया होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग से प्ले ग्राउंड बनाया जाता है कि सारा खेल वहीं होगा, तो उसी तरीके से जो सारा खेल होता है अपन के सेल के अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या है? मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। इसी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिससे कि आपकी सेल लिविंग रहती है। वायरस के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म ही नहीं था, तो एक्टिविटी ही नहीं चल पाएगी, उसके पास प्ले ग्राउंड ही नहीं है, खेलेगा कैसे? इसलिए आपका वायरस नॉन लिविंग था। जब वो उसको होस्ट का साइटोप्लाज्म मिलता था तब जाके वो बच्चा लिविंग होता था। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। और कैसा है? प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड का क्या मतलब है? कि सारा खेल वहीं पे होगा, तो सारी सेलुलर एक्टिविटी वहीं पे होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है, जिससे कि सेल्स को लिविंग रखा जा सके। अब बात की जाएगी साइज ऑफ सेल, ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है। सबसे छोटी सेल है माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 म्यूएम इन लेंथ। पीपीएलओ 0.1 म्यूएम। इसको अलग क्यों लिखा गया? ये भैया ये डायमीटर लिखा गया है, इसका कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल आपकी माइक्रोप्लाज्मा है। पीपीएलओ, ठीक है, वो है आपका 0.1 म्यूएम, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। टिपिकल बैक्टीरिया की साइज दी गई है 1.2 माइक्रोमीटर, वायरसेस की दी गई है 0.02 टू 0.2 म्यूएम,
ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल आपकी नर्व सेल होती है और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल आपकी होती है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, तो फर्स्ट आप फटाफट बोल दो, स्मॉलेस्ट सेल कितना साइज है? स्मॉलेस्ट सेल अपनी माइकोप्लाज्मा, साइज क्या दी गई? 0.3 म्यू एम। फिर आता है आपका पीपीएलओ, पीपीएलओ की साइज क्या दी गई? 0.1 म्यू एम। टिपिकल बैक्टीरिया की क्या साइज है? 1 to 2 म्यू एम। वायरस की क्या साइज है? 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी की क्या साइज है? 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है? आपकी ऑस्ट्रिच का एग। अब शेप ऑफ सेल की बात की जाए, साइज तो भाई वेरी कर रहा है। अब शेप ऑफ सेल की बात की जाए तो जितनी भी आप सेल्स देखते हो ना, जरूरी नहीं है कि सारी सेल का शेप एक जैसा होगा। ठीक है, सेल का जो शेप होता है वो वेरी करता है, जिस तरीके से वो परफॉर्म, जिस तरीके से उनका फंक्शन उनको परफॉर्म करना है उस हिसाब से उनके सेल का शेप होता है। अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लो कि क्रिकेट का प्लेग्राउंड अलग होता है, हॉकी का अलग होता है, टेबल टेनिस का अलग होता है, बैडमिंटन का अलग होता है। उसमें बैडमिंटन खेलना है, ठीक है, तो उसमें बीच में नेट लगा होगा। टेबल टेनिस खेलना है तो बीच में बोर्ड होगा। ठीक है, क्रिकेट खेलना है तो स्टैंप लगा होगा, बहुत बड़ा सा फील्ड होगा। तो जिस हिसाब का गेम उस हिसाब से वहां का जगह, खेलने की जगह, तो जिस हिसाब से फंक्शन उस हिसाब से सेल का शेप। मेरा एग्जाम्पल थोड़ा रिलेट मुझे समझने के लिए कर जाता है, बट मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बट सिंपल सी चीज इतना समझ लो कि जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होगा उस हिसाब से सेल का शेप होगा। ठीक है, तो सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब सेल का शेप वेरी करता है जैसा जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सेल आपको डिस्क लाइक हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, इरेगुलर होगा, पॉलीगोनल होगा, कॉल्यूमनर होगा, थ्रेड टाइप होगा, और भी बहुत तरीके से सेल्स आपके सेल का शेप होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, इसको देख लो कि देखो आरबीसी का सेल का शेप क्या है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी का क्या है? अमीबॉइड। अब यहाँ पे बात आएगी कि इसका अमीबॉइड क्यों है, इरेगुलर क्यों है, आरबीसी का राउंड एंड बाइकॉनकेव क्यों है? क्योंकि भाई इन दोनों के फंक्शन सेम नहीं है। इसका फंक्शन कुछ अलग है, इसका फंक्शन कुछ अलग है। फंक्शन अलग मतलब शेप अलग। ठीक है, फंक्शन अलग मतलब शेप अलग। ये है राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी आपका अमीबॉइड। कॉल्यूमनर एपिथेलियम का शेप क्या है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम का शेप है आपका लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट सेल होती है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ट्रैकिड, ट्रैकिड लंबी सी दिख रही है, लंबी सी ट्रैकिड दिख रही है ना, लंबी सी दिख रही है, तो ट्रैकिड सिंपल सी चीज है, ट्रैकिड होगी कैसी आपकी? ट्रैकिड आपकी लॉन्गेटेड। मीजोफिल सेल्स कैसी दिख रही है? मीजोफिल सेल्स आपको कैसी दिख रही है? राउंड दिख रही है ना, राउंड एंड ओवल शेप की दिख रही है। तो मीजोफिल सेल्स का शेप कैसा है? राउंड एंड ओवल। तो फटाफट से बोल दो, आरबीसी का शेप कैसा था? आरबीसी का शेप है राउंड एंड बाइकॉनकेव। अमीबॉइड, व्हाइट ब्लड सेल्स का शेप कैसा था? इरेगुलर। इरेगुलर कैसा था आपका? अमीबा, तो अमीबॉइड शेप का है। ठीक है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम का कैसा था? लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो था। ट्रैकिड का कैसा था? आपको क्या लगा कि मैं नर्व सेल पूछूंगी? ट्रैकिड का कैसा था? ट्रैकिड का था इलोंगेटेड। म्यूसोफिल सेल का था राउंड एंड ओवल शेप का, और जो आपकी नर्व सेल थी वो आपकी लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये सारा जितना भी टॉपिक था आज अपन लोग कर लिए। शुरुआत में 2-3 पेज होते हैं वो सारे अपन कर लिए हैं। देखो जैसे देखो पहला पेज हो चुका है, दूसरा पेज हो चुका है, तीसरा पेज यहां तक हुआ है। अपन को करना है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कर लेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कर लेंगे। टाइम मिला तो यूकैरियोटिक भी कर लेंगे, अगर बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचा तो। अदरवाइज प्रोकैरियोटिक पूरा कर लेंगे। अब एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा डीपीपी भी करेंगे। तो इन सारी चीजों का टेंशन इतना मत लीजिएगा, बट साइड वाइज एक बुक जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, साइड वाइज एक बुक जरूर ले लीजिएगा बाकी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।